सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हाओ चिन ग्रैंडपा यांग को बचाने के लिए डेथ एरिना में कूद गया था। यह देखकर आबाओ काफी गुस्से में आ गया और उसने वाज़गो के जरिए एक और डेथ एरिना खोल दिया, जहां एक बच्चे को टेलीपोर्ट किया गया था जिसे डेमन मार डालने वाला था। यांग हाओ अपने जीएजी कभी ऐसा होने नहीं दे सकते थे। उन्होंने हाओ चिन को दूसरे एरिना में फेंक दिया और खुद अगारेस से लड़ने के लिए वहीं रुक गए। उनका बचपन से सपना था कि वे समंदर किनारे जाए और वहाँ की खूबसूरती का आनंद ले, पर वह जगह डेमन एरिया में मौजूद थी और एक डिवाइन नाइट बनने के बाद से वे कभी सिटी से बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने अपने सपने को मानवता की हिफाजत के लिए त्याग दिया था। साथ ही उन्हें अब प्रोटेक्शन इन मर्सी थ्रोन की वेगलेश एनर्जी का भी सामना करना पड़ा और उन्हें उस थ्रोन का 100 गुना भार उठाना पड़ा। वे इसके लिए टूट रहे थे क्योंकि हर इंसान के अंदर एक ऐसा मोस्टर मौजूद था जो उनकी क्षमताओं को 1000 गुना बढ़ा सकता है। उन्होंने उस थ्रोन को अगारेस के मून की तरफ फेंका जिसे वे रोक नहीं पाए। उसके दिल में इतना गहरा जख्म लग गया कि सारी डेमन ताकतें कमजोर पड़ने लगी और अब इंसानियत का अपना खुद का चांद उभर आया था। पर अफसोस, ग्रैंडपा यांग जिंदा नहीं बचे। यह सुनकर हर कोई दुखी था, सभी की आंखों में आंसू थे, पर जाते जाते उन्होंने सबके दिलों में बदले की आग भी जगा दी। हाओ चिन एरिना के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। गुस्से में वह प्रोटेक्शन शील्ड पर अपनी तलवार चला रहा था और चिल्लाते हुए आबाओ से कहता है, तुम भले ही कहीं भी छिप जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आबाओ मुस्कुरा रहा था और बोला, लोंग हाओ चिन, मैं भी तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। सही वक्त आने पर हम जरूर लड़ेंगे। एरिना में तेज एनर्जी उठी क्योंकि वाज़गो उस जगह को सील कर रहा था। बाकी सारे लोग बाहर लाइव स्क्रीन पर ये सब देख रहे थे। हाओ चिन के सभी साथी अपने लीडर को देखकर इमोशनल हो उठे। शेनिन कहती है, हाओ चिन, मुझे पता है तुम्हें बहुत पीड़ा सहनी पड़ रही होगी। भले ही तुम सबको बचाना चाहते हो, फिर भी अपनी आंखों के सामने किसी का मरना सहन नहीं कर सकते। वे दोनों कॉन्शियसनेस स्पेस में आ गए थे, पर उनके बीच एक स्टार पावर की दीवार थी जिसकी वजह से वे एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। हाओ चिन शेनिन से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। मेरा यह दर्द और गुस्सा एक ऐसी ताकत बन गया है जो स्टार डोमेन में प्रवेश कर गई है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास वापस लौटूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बाकी सबको भी बचाऊंगा। अब कोई भी अपने जीवन की बलि नहीं चढ़ाएगा। मैं कसम खाता हूँ, अब किसी को मरने नहीं दूंगा। यह कहकर हाओ चिन स्टार एनर्जी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। शेनिन को भी उस पर पूरा भरोसा था। वहीं अब हमें होली सिटी में टेम्पल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडपा यांग को ट्रिब्यूट देने की तैयारी चल रही थी। उन्हें एक कॉफिन में रखा गया था। लॉर्ड जियाजे अपने दोस्त को इस हाल में देखकर गहराई से टूट जाते हैं। वो धीमी आवाज में कहते हैं, पुराने दोस्त, देखो अब सभी बच्चे तुमसे मिलने आए हैं। यांग वेनजाओ और हाओ चिन के बाकी सभी साथी वहाँ पहुँच चुके थे। हर किसी की आंखें गम में डूबी थी। यांग वेनजाओ की तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ता है और अपने ग्रैंडपा के सम्मान में घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। लॉर्ड जियाजे जानते थे कि यह बच्चा अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। तभी वहाँ मौजूद एल्डरो से संभालते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारे ग्रैंडफादर की आखिरी यात्रा में उनका साथ दे। चांदनी से नहाई उस रात में होली सिटी के सभी लोग मैदान में इकट्ठा हुए थे, जहाँ आज ग्रैंडपा यांग को आखिरी सलामी दी जानी थी। अलायंस का हर एक लीडर, हर एक नाइट वहाँ मौजूद था। हर किसी के चेहरे पर गम था, लेकिन उनके दिलों में ग्रैंडपा यांग के लिए गहरा सम्मान भी झलक रहा था। लॉर्ड जियाजे आगे बढ़ते हैं और भारी मन से कहते हैं, आज हम सब यहाँ ओल्ड अलायंस चीफ को विदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं, जो डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के मास्टर थे। हम इस दोस्त को बहुत लंबे समय से जानते हैं। उन्होंने होली सिटी की हर चीज के साथ अपना रिश्ता निभाया। उन्होंने बच्चों को ट्रेन किया, हर जिम्मेदारी निभाई और होली सिटी की सुरक्षा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यहाँ मौजूद हर इंसान ने उन पर भरोसा किया। हर बच्चे ने उन्हें अपने दिल से सम्मान दिया। हर किसी ने उन्हें एक दोस्त की तरह चाहा। हम सब जानते हैं कि वो भले ही हमारे साथ मुस्कुराते रहे, पर फिर भी वे उस सिंहासन यानी थ्रोन से बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी फ्रीडम से कुर्बान कर दी ताकि
ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें और पूरे अलायंस में शांति कायम रहे। अब वहाँ पर कई सारी वेल भी आ जाती है, स्पीड वेल से, जो नाइट्स की आत्माओं को अपने साथ ले जाया करती थी। सभी समझ चुके थे अब यांग हाओहान को विदा देने का वक्त आ चुका है। यिंग सबसे पहले आगे आता है। फूल चढ़ाते हुए वह कहता है, आप हमेशा अंधेरे से दूर रहे और आपकी आत्मा जहाँ भी जाए वह जगह सूरज की रोशनी से चमकती रहे। लिन के ग्रैंडपा भी आगे आते हैं और फूल चढ़ाते हुए कहते हैं, तुम्हें वह सब मिले जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश की और तारों से भरे आकाश के नीचे तुम खुशी से रहो। एक एक कर अब बाकी सभी भी फूल चढ़ाते हैं। यांग वेन जाओ बहुत दुखी था। हान क्वीन उसके पास आता है और उसे हौसला देता है। वह भी फूल चढ़ाते हुए कहता है, अब तुम पूरी तरह आजाद हो। हर किसी की आंखों में आंसू थे। पिछले 60 सालों तक उन्होंने जो प्रोटेक्शन दिया उसके लिए सब उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। वह छोटा लड़का भी आगे आता है क्योंकि यांग वेन जाओ बहुत उदास था। वह उसके पास आकर समझाना चाहता था कि हमें जिंदगी में बदलाव अपनाने होते हैं और आगे बढ़ना होता है। ग्रैंडपा यांग भले ही हमारे बीच न हो, पर वे कभी नहीं चाहेंगे कि हम गम में डूबे रहें, बल्कि वे चाहेंगे कि हम आजादी से जिए। इसके लिए हमें डेमंस को खत्म करना होगा। यांग वेन जाओ उस लड़के को उठाकर ग्रैंडपा के पास ले जाता है। वह लड़का फूल चढ़ाकर हर चीज के लिए धन्यवाद देता है। हर किसी की आंखों में आंसू थे। शेनिन की आंखों में भी आंसू झलक रहे थे। अब लिन चेन अपने मैजिक से वहाँ वेल से बुलाते हैं और वो वेल यांग की बॉडी को धूल में बदलकर अपने साथ ले जाने लगती है। यह देखकर सभी चौंक उठते हैं। तभी ग्रैंडपा यांग की रूह, उनकी सोल दिखाई देती है। वे अपने लोगों को देखकर खुश थे। यह देख यांग वेन जाओ की आंखों में आंसू और तेजी से आ जाते हैं। उसे छोटे लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा, दादाजी आप हमें कभी ऐसे नहीं देखना चाहेंगे कि हम उनके बलिदान पर अफसोस करें। और अब ग्रैंडपा यांग की आत्मा उन वेल्स के साथ स्वर्ग की तरफ चली जाती है। वह छोटा लड़का यांग वेन जाओ से पूछता है, क्या यह डेथ एरिना का भयानक खेल अभी भी जारी रहेगा? यांग वेन जाओ गुस्से में कहता है, मैं उस गेम को खत्म करके रहूंगा। अब सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं क्योंकि हाओ चेन की टीम के सभी सदस्य साथ में बातें कर रहे थे। लिन कहता है, मैं सबसे ज्यादा पिल्स को रिफाइन करूंगा ताकि अगले राउंड में चाहे हमारे सामने कोई भी अपोनेंट क्यों ना हो, मुझे कितनी भी पिल्स लेनी पड़े, पर हमें जिंदा रहना होगा और उन डेमन ट्राइब के मेंबर्स को खत्म करना होगा। वांग कहती है, हजारों पिल्स को रिफाइन करने के लिए इंग्रेडिएंट्स हम तुम्हारे लिए इकट्ठा कर लेंगे। जियांग कहता है, हम उन कमीने डेमंस से उनके सारे डेमन क्रिस्टल से लूट लेंगे। मैं उन्हें इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि उन्हें अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। शेनिन कहती है, मैं कुछ देर के लिए टावर ऑफ इटर्निटी में जाने वाली हूँ। हो सकता है कि टावर ऑफ इटर्निटी में स्टार डोमेन के डेथ एरिना को रोकने का कोई तरीका मिल जाए। यांग वेन जाओ अभी भी काफी दुखी था और कुछ बोल नहीं रहा था, इसीलिए चेनिंग उसे पूछती है, वेन जाओ क्या तुम ठीक हो? यांग वेन जाओ कहता है, मैं अपने दादाजी से मिलना चाहता हूँ, और वह वहाँ से निकल जाता है। उसके हर शब्द में उदासी थी। चेनिंग कुछ समझ नहीं पाती कि उसे कैसे रोके। यांग वेन जाओ तेजी से दौड़ते हुए नाइट हॉल में जाता है। वह थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी के पास पहुंचता है। वह जानता था कि अगर वह इस थ्रोन को हासिल कर ले तो वह अपने ग्रैंडपा से कनेक्ट कर पाएगा और ऐसा महसूस होगा जैसे उसके ग्रैंडपा फिर उसके साथ है, क्योंकि यही उनकी आखिरी निशानी थी जो वे पीछे छोड़ गए थे। जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, थ्रोन उसकी ऊर्जा से जागृत हो गया। एक तेज एनर्जी बाहर निकली जो उस वॉल से होते हुए सीधे आसमान में चली गई। हान क्वीन यह देखकर हैरान हुए कि डिवाइन सील ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी का वाइब्रेशन एक्टिवेट हो चुका है, पर थोड़ी ही देर बाद वे घबरा जाते हैं क्योंकि मैनिफेस्टेशन सामान्य नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई जबरदस्ती इस थ्रोन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हो। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यह यांग वेन जाओ होगा, पर चेनिंग यह समझ गई थी। वह दौड़ते हुए उस डिवाइन नाइट हॉल के बाहर पहुंची, पर वहाँ भी तेज एनर्जी का असर हो रहा था। वह चिल्लाती है, यांग वेन जाओ शांत हो जाओ। लॉर्ड जिंगयू ने कहा था कि यह थ्रोन तुम पर सुटेबल नहीं है। तुम्हें लॉर्ड जिंगयू का थ्रोन जरूर मिलेगा, पर तुम्हें इंतजार करना होगा। तभी उस प्रोटेक्शन एंड मर्सी थ्रोन की पावर यांग वेन जाओ को जोर से पीछे फेंक देती है। यांग वेन जाओ खुद को संभालते हुए कहता है, दादाजी केवल यही चीज पीछे छोड़ गए हैं, यही उनकी आखिरी निशानी
करनी है, मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। वो दोबारा तेजी से थोन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अब प्रोटेक्शन एंड मर्सी थोन की बेड़ियां उसकी पूरी बॉडी को जकड़ने लगती है। वो दर्द और गुस्से में चिल्लाता है, आखिर मैं इस थोन के लायक क्यों नहीं हूँ? तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते? फिर वह गरजता है, भले ही मैं इस थोन के लिए उपयुक्त हूँ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली बात ये नहीं कि कौन योग्य है, असली बात यह है कि नाइट का 9वें लेवल पर होना जरूरी है। तभी उसे अपना बचपन याद आने लगता है, जब यांग वेन जाओ पहली बार इस डिवाइन थोन हॉल में आया था। वह आराम से उस थोन के ऊपर चढ़ गया था और मुस्कुराते हुए बोला था, मैं 9वें दर्जे का एक नाइट हूँ। मैंने बचपन से ही इस डिवाइन सील थोन का सम्मान किया है और अच्छे से जानता हूँ कि इसका धारक बनने के बाद कितने जोखिम उठाने पड़ते हैं। मैं मानवता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की पूरी आजादी भी छोड़ने को तैयार हूँ। उसकी बॉडी पर हजारों गुना ज्यादा दबाव पड़ रहा था, पर फिर भी वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, मगर उसका इरादा अटल था। वो गरजता है, मैं आगे क्यों नहीं जा सकता? तभी थोन के अंदर से और भी ज्यादा तेज एनर्जी फूटने लगती है। चेनिंग भी वहाँ पहुँच चुकी थी, मगर थोन से निकलती हुई एनर्जी इतनी फियर्स थी कि वो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ प्रोटेक्शन एंड मर्सी थोन की एनर्जी बिगड़ जाती है और उसी थोन पर यांग वेन जाओ को अपने ग्रैंडपा नजर आते हैं। सीन बदलकर उसके बचपन में चला जाता है, जब वह अपने दादाजी से मिलने उस थोन पर आया करता था। वह हंसते हुए कहता है, दादाजी आपने कई दिनों से मेरे साथ कोई गेम नहीं खेला। मैं अब काफी मजबूत हो गया हूँ। मैंने काफी ट्रेनिंग की है और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लिया है। ग्रैंडपा यांग मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम वाकई बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो और बहुत मजबूत भी। अब तो दादाजी तुम्हें मुश्किल से ही उठा सकते हैं। यांग वेन जाओ हंसते हुए जवाब देता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी तरह एक डिवाइन थोन हासिल करूंगा, ताकि हम हमेशा साथ रह सके और फिर हम उस विशालकाय वेल को देखने चलेंगे। हर दिन शानदार होगा दादाजी। ग्रैंडपा यांग मुस्कुराकर कहते हैं, ये वाकई तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक दिन तुम जरूर एक सिंहासन प्राप्त करोगे और हर एक पल का आनंद लोगे। अब सीन वापस वर्तमान में आता है। यांग वेन जाओ समझ चुका था उसके ये सारे प्रयास व्यर्थ हैं। खुद उसके दादाजी भी नहीं चाहते थे कि वो इस प्रोटेक्शन एंड मर्सी थोन को हासिल करे। वो इतना कमजोर हो चुका था कि धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। चेनिंग दौड़कर आती है, उसे संभाल लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।